तो गाइस स्वागत है आप सभी का डेड मेंशन की एक और न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं उसके चैप्टर नंबर 47 से आगे की स्टोरी के बारे में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि स्लैंडी और शॉन की खतरनाक फाइट होती है और शॉन एक बार को स्लैंडी के ऊपर अपर हैंड ले भी लेता है, लेकिन स्लैंडी खुद की ही चीरफाड़ करके खुद को ही रिकवर कर लेता है। और दूसरी तरफ बैक स्टेज पर मॉर्गन वर्सेस शिका की लड़ाई चल रही होती है, लेकिन इस वाले चैप्टर की शुरुआत एक पास्ट के सीन से होती है। हम देखते हैं एक माइनिंग टनल के गेट को जिसको 5-6 सोल्जर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पर एक अनजान बंदे के कदम रखते ही वो लोग उस पर अपनी मशीन गन तान देते हैं। अब ये खतरनाक सी एंट्री मारने वाला बंदा होता है नॉल, जो इन गार्ड्स का काम 25 करने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल ही रहा होता है, लेकिन फिर वो कुछ सोचते हुए कहता है, अरे यार मुझे अपनी ताकत यहाँ पर बर्बाद नहीं करनी। हाँ मैं तुम पर छोड़ता हूँ शिका, जो करना है कर लो। और ये सुनकर शिका चुटकी बजाते ही उन सबको कहती है ऑर्डर, अपनी गन्स को एक दूसरे पर एम कर दो। और वो सब लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। इनफैक्ट वो बंदे पूरे तरीके से कंट्रोल में भी नहीं होते, इसके बावजूद वो लोग शिका की बात मान रहे होते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि उस टनल के मेटल डोर पर काफी सारा विमल का पानी पड़ा है, यानी कि शिका ने पलक झपकते ही इन लोगों का गेम बजा दिया, इन लोगों के खुद के हाथों से। अरे वाह, तुम तो काफी सारे लोगों को हिप्नोटाइज करके कंट्रोल कर सकती हो, क्या कमाल की पावर है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर अभी भी एक गार्ड जिंदा है और उसे देखकर शिका ऐसा बोलती है कि मैं उनके करंट मेंटल स्टेटस को भी बिना छेड़े उनको कंट्रोल कर सकती हूँ। यानी कि उसका कहने का मतलब है कि वो किसी भी अपने सब्जेक्ट को उसके पूरे होशो हवास में होने के बावजूद भी कंट्रोल कर सकती है। और इस वाले सोल्जर के साथ वो वैसा ही करती है। वो वाला गार्ड बिल्कुल जिंदा होता है और पूरा कॉन्शियस होता है, इसके बावजूद शिका उसको कहती है कि खुद को खत्म कर दे। और ये सुनकर उस गार्ड की बॉडी ना चाहते हुए भी खुद को मूव करती है। और हाँ, अब तो हम सब लोग अच्छे से जानते हैं कि वो अपने आप के साथ अब क्या करेगा। वाह, ये तो कमाल की ताकत है और थोड़ी डरावनी भी। ये जानकर काफी ज्यादा ताजुब हुआ कि शियोल के नंबर 4 की शिका भी ये कर सकती है। अब नॉल ने शिका को नंबर 4 किस बिहाफ पे कहा है ये मानवा में अभी तक नहीं बताया गया। मैं भी शायद ये चीज उससे या फिर उसके पास्ट से जुड़ी हो। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हमें एग्जैक्टली वही मोमेंट दिखाया जाता है जब शिका ने पिलग्यू को कंट्रोल करके उसे कमांड दी थी कि वो मॉर्गन को खत्म कर दे। पर तभी हम देखते हैं कि मॉर्गन ने अपनी मेथड एक्टिंग का यूज करके पिलग्यू को अपने कंट्रोल में ले लिया होता है। और अभी मॉर्गन की मेथड एक्टिंग 55% के एक्यूलाइजेशन पर होती है और वो अपने अंकल पिलग्यू को कमांड देती है कि उस काले बाल वाली लड़की पर अटैक करो। लेकिन हम देखते हैं कि पिलग्यू शिका की तरफ काफी स्लोली मूव कर रहा है और ये देखकर मॉर्गन को लगता है कि उसकी मेथड एक्टिंग का एक्यूलाइजेशन का लेवल काफी कम है, इसी वजह से ये चीज हो रही है। और तभी हम देखते हैं कि शिका जिस स्पॉट पर खड़ी थी ना, वहाँ पर एक स्टाफ का बंदा आकर उसे कहता है, अरे मैडम आप यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर लोगों को आना मना है। और अभी शिका का पूरा ध्यान उसी स्टाफ वाले बंदे की तरफ होता है। वो पिलग्यू की तरफ तो देख भी नहीं रही होती जो उसको मारने के लिए उसी की तरफ बढ़ रहा है। और तभी वो अपने मुंह से बोलती है ऑर्डर। और बस उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो वो स्टाफ का बंदा उसको रोकने आया था ना, वही बंदा सीधा पिलग्यू के ऊपर टूट पड़ता है। बट हमारे पिलग्यू भाई तो हाइट बॉडी में खली है, तो वो उस बंदे को एक ही पंच में बिछा देते हैं। और ये चीज होते हुए देखकर मॉर्गन ये समझ जाती है कि उसके सामने अभी जो ये लड़की उसकी अपोनेंट है वो एक से कहीं ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर सकती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि मॉर्गन उस बिछे हुए बंदे को संभालने की कोशिश कर रही है और जैसे तैसे अपनी मेथड एक्टिंग के जरिए उसको भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रही है। और पिलग्यू भाई ऐसे हवा में ही मुक्के चला रहे हैं स्लोली। और इसी वजह से शिका इजीली उन मुक्कों से बचते हुए एक लॉबी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। और तभी वो देखती है कि मॉर्गन अपनी मेथड एक्टिंग का यूज करके उस बंदे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और ये देखकर शिका उससे कहती है कि ये तो कितनी बकवास और फालतू एबिलिटी है। लेकिन शिका के सामने अभी उस लॉबी में और भी 2-3 स्टाफ के लोग होते हैं, तो वो उनको भी कंट्रोल करके ऑर्डर देती है। इधर बाहर की तरफ हम देखते हैं कि बेचारी मॉर्गन इतने बड़े पिलग्यू अंकल को जैसे तैसे संभाल रही होती है। और तभी वो स्टाफ के बंदे उन दोनों पर अटैक कर देते हैं जिनको अभी अभी शिका ने कंट्रोल किया था। मॉर्गन उस झाड़ू वाले बंदे से बचते हुए उसको भी अपनी मेथड एक्टिंग के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करती है और बाकी दोनों मोहतरमाओं को पिलग्यू भाई अकेले संभाल लेते हैं। वेल मॉर्गन उस बंदे को ऑर्डर देते हुए कहती है कि यहीं पर अपनी ये हरकतें रोक दो और भाग जाओ यहाँ से। और अभी करंटली मॉर्गन का मेथड एक्टिंग एक्यूलाइजेशन 73% तक पहुँच चुका होता है। यहाँ तक कि वो दूसरी लेडी पर भी सेम यही मेथड का यूज करने की कोशिश करती है। और तभी उस पर पिलग्यू का एक खतरनाक मुक्का पड़ता है और वो टप्पे खाते
हुए दूर जाकर गिरती है और हम देखते हैं कि शिका ने पलक झपकते ही पिल्ग्यू के साथ साथ बाकी सब लोगों को वापस से अपने कंट्रोल में ले लिया है। मॉर्गन बेचारी अपनी टूटी फूटी आवाज में वापस से इन लोगों को कंट्रोल में लेने की कोशिश करती है और अभी करंटली उसका मेथड एक्टिंग एक्यूलाइजेशन 79.4% तक पहुंच चुका होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो किसी को कंट्रोल नहीं कर पाती। और तभी शिका अपने सारे स्लेव्स को ये ऑर्डर देती है, जाओ और मॉर्गन को मार दो, ये मेरा ऑर्डर है। इस पूरे टाइम पर मॉर्गन बेचारी जमीन पर पड़े हुए एक ही चीज देख रही है कि सामने से 3 लोग दौड़ते हुए उसको मौत की नींद सुलाने आ रहे हैं और इससे बचने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। उसके दिमाग में यही बातें चल रही है कि मैं अपने लिमिट्स को ऑलरेडी रीच कर चुकी हूँ, तो मैं अपनी इस पावर का और ज्यादा यूज नहीं कर पाऊंगी। यानी कि अभी तो मॉर्गन का यहाँ से बचकर निकलना इम्पॉसिबल है। और यहाँ से हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मॉर्गन का बड़ा अंकल उसको चिल्लाकर पुकार रहा है और बाकी सारे लोग भी मॉर्गन को आवाज लगाकर ढूंढ रहे हैं और मॉर्गन वहीं पर टेबल के नीचे छुपी हुई होती है। तभी उसके कंधे पर एक बड़ा सा हाथ आता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और ये बड़ा सा हाथ होता है अंकल पिल्ग्यू का और वो मॉर्गन को कहते हैं कि मोआ चुप रहो वरना हम दोनों पकड़े जाएंगे, मैं भी तुम्हारी साइड ही हूँ। यानी कि हाँ, यहाँ पर कोई ऐसे गलत चीज नहीं चल रही, ये लोग बस हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। और पिल्ग्यू आगे मोआ से कहता है, मैं तुम्हारी छुपने में बिल्कुल मदद करूंगा मोआ, मैं तुम्हें पकड़े नहीं जाने दूंगा, आई विल प्रोटेक्ट यू। और अपने अंकल पिल्ग्यू की ये बात सुनकर छोटी वाली मोआ भी उनसे कहती है कि मैं भी आपको प्रोटेक्ट करूंगी अंकल। और अगले सीन में हम देखते हैं उसके बड़े अंकल को, जिसको अच्छे से पता है कि पिल्ग्यू उस टेबल के नीचे मोआ के साथ है, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर ऐसा दिखाते हैं कि उनको तो मोआ मिल ही नहीं रही है। मतलब कि हाँ, यहाँ पर एक तरीके का खेल ही खेला जा रहा है। और यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मोआ अभी शिका के द्वारा कंट्रोल किए गए लोगों से मार खाने के लिए तैयार है। पर तभी वो नोटिस करती है कि उसके अंकल पिल्ग्यू ने उसको कवर कर लिया है। मतलब कि पिल्ग्यू का मोआ के लिए प्यार ही इतना ज्यादा है कि शिका का किसी भी तरीके का हिप्नोटिज्म उसे नहीं रोक सकता। अब ऐसा नहीं है कि वो शिका के कंट्रोल से बाहर हो गया है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो उसी के कंट्रोल में है। लेकिन अभी उसे मॉर्गन के अंदर अपनी छोटी वाली मोआ दिख रही है। एंड अभी कुछ मोमेंट पहले हमने जो पास्ट देखा वो मॉर्गन के नहीं बल्कि पिल्ग्यू के पर्सपेक्टिव से था। और अभी पिल्ग्यू भाई की पीठ पर खचाखच पहने हथियारों से अटैक हो रहा होता है और ये नजारा देखकर मॉर्गन भी रो देती है। वो अपने अंकल पिल्ग्यू से माफी मांगती है और उनको कहती है कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन अभी वो मैं हूँ जिसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और बस अगले ही पल हमें मॉर्गन की एक आवाज सुनाई देती है, सब के सब वहीं पर रुक जाओ, ये मेरा ऑर्डर है और अगर हो सके तो ये ऑर्डर्स ही भूल जाओ और वापस से अपने होश में आओ। यानी कि मॉर्गन ने एक आखिरी बार वापस से अपनी मेथड एक्टिंग को यूज किया होता है और उसकी ये आखिरी कोशिश कामयाब होती है क्योंकि उसके अंकल पिल्ग्यू वापस से उसकी सेंस में आ चुके हैं। और ये देखकर शिका वापस से उन दोनों स्टाफ वाले लोगों को अगेन ऑर्डर देती है कि अपने सामने खड़े दोनों लोगों को मार मार के भूत बना दो। लेकिन इस बार मॉर्गन इसके लिए तैयार थी। उल्टा वो उन स्टाफ वाले बंदों को ऑर्डर देते हुए कहती है कि ये जगह रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पर बाहर के लोगों को आना मना है, तो मेरा ये ऑर्डर है कि जो भी यहाँ पर बिन बुलाया मेहमान आया है उसे यहाँ से मार मार के निकाल दो। और अभी करंटली इस एग्जैक्ट मोमेंट पर मोआ का मेथड एक्टिंग एक्यूलाइजेशन 100% की लिमिट को टच कर चुका है और हम देखते हैं कि स्टाफ की ये दोनों लोग अपनी पूरी सेंस में हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बॉडी मूव कर रही है और वो भी मॉर्गन के ऑर्डर के मुताबिक। और वो लोग अभी शिका पर धनाधन अटैक कर रहे हैं और ये ऊनो रिवर्स वाली टेक्निक देखकर शिका के भी गोटे मुंह में आ गए हैं कि आखिर अचानक से ये क्या हो गया। पर तभी मॉर्गन उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए कहती है, अब ऑर्डर दे के दिखाना साली। एंड बस मॉर्गन के एक ही मुक्के ने शिका को विमल थुकवा दी होती है, ये मेरा इलाका है साली, यहाँ पर आने की जुर्रत भी मत करना। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्लेंडी भाई को, जो एक कपड़े से अपने बाइसेप पर गांठ मार रहा है और ये करते हुए वो शॉन से कहता है, जो भी हो ये काफी अच्छी फाइट थी शॉन, एक गुड चाइल्ड के तौर पर ये इतना बुरा भी नहीं था। और हम देखते हैं कि स्लेंडी ने शॉन को ऑलरेडी पेल दिया है। मैंने वैसे अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि शॉन की असलियत में औकात ही नहीं है कि वो स्लेंडी से टो टू टो भिड़े। भाई वो सच में इटालियन जॉन विक है। ये खेल अब लगभग खत्म हो चुका है, अब मॉर्गन ही अकेली बची है ना। और शॉन बेचारा वहाँ पर पड़ा हुआ अपनी टूटी फूटी आवाज में बोल रहा होता है कि डैम इट, मैं हार गया क्या। और ये बोलते हुए उसे पास्ट का एक सीन अचानक से याद आता है। हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन साइट को, जहाँ पर छोटा शॉन एक इंजर्ड औरत के सामने खड़ा है और वो औरत शॉन से कहती है, शॉन तुम पहले से ही काफी अच्छे बच्चे हो
तुम पहले से ही गुड चाइल्ड हो, तो जो भी हुआ तुम इसके बारे में जरा भी फिक्र मत करना बेटा। लेकिन मॉम, ये तो मेरी वजह से हुआ। अगर मैं गुड चाइल्ड होता तो आपके साथ ऐसा ना होता। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो। अगर ये यादें इतनी ही दर्दनाक है तो तुम इसे भूल सकते हो बेटा, पर मुझसे वादा करो कि तुम एक चीज को याद रखोगे। अब से तुम्हारा नाम है पार्क शिहुन। तुम मेरे बेटे हो पार्क शिहुन, एक ऐसा बच्चा जो दुनिया के सारे बच्चों से कहीं ज्यादा दयालु है। मेरा बेटा पार्क शिहुन आगे चल के एक बड़ा ही खुशहाल बच्चा बनेगा। उसके कई सारे दोस्त होंगे और काफी सारे लोग उसे पसंद भी करेंगे। लेकिन छोटे शॉन को उस लेडी की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती। उस औरत को देखकर लगता है कि अभी उसकी आखिरी सांसें चल रही है और इन आखिरी सांसों के दौरान भी वो शॉन से एक ही बात कह रही है कि तुम एक गुड चाइल्ड हो बेटा। भूल जाओ उन सारे नियमों को जिनसे गुड चाइल्ड बना जाता है। तुम्हें इन नियमों से अपने आप को बांधने की कोई जरूरत नहीं है। और इस वाले पैनल में हम इस लेडी की आंखों को देख सकते हैं जो बिल्कुल दिखने में शॉन की आंखों की तरह है। और एग्जैक्ट इसी सीन के हमने थोड़े से ग्लिम्स चैप्टर नंबर 4 में भी देखे थे। यानी कि शायद से ये वाली मेमोरी शॉन के रियल मॉम की है जो उनकी वो आखिरी कमांड पर भूल गया था। और इसको याद करते हुए अभी सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और स्लैंडी देखता है कि शॉन वापस से अपनी जगह पर खड़ा हो चुका है और अभी उसके हाथ में कई सारे केबल वायर्स हैं। तो अब भी अपनी हार मानना नहीं चाहता शॉन, ऐसा क्यों? लेकिन शॉन अपनी हल्की सी आवाज में कहता है शिहुन। और बस इतना बोलकर वो उन सारे केबल्स के साथ स्लैंडी की तरफ काफी तेजी से जाता है। स्लैंडी को लगता है कि शॉन उस पर अटैक करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। शॉन काफी तेजी से उसकी साइड से निकल जाता है और स्लैंडी ये फिगर आउट ही नहीं कर पाता कि आखिर शॉन अभी ये क्या कर रहा है। शॉन काफी तेजी से घूमकर स्लैंडी के पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से स्लैंडी की बॉडी उस केबल्स के अंदर ट्रैप हो गई होती है। और शॉन उसे कहता है मेरा असली नाम है पार्क शिहुन, मैं शॉन नहीं हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो लिटरली स्टेज के ऊपर से जंप कर देता है। तुम लोगों ने अपने गंदे हाथ मेरे परिवार और मेरे पेरेंट्स पर रखकर काफी बड़ी गलती कर दी और इसी की वजह से मैं लड़ते हुए कितनी भी बार गिरूं, लेकिन मुझे वापस खड़ा होना होगा। और ये बोलते हुए पार्क शिहुन स्लैंडी का झूला बनाकर उसे सीधा बड़ी सी स्क्रीन पर दे मारता है और वो बड़ी सी स्क्रीन टूटने की वजह से स्लैंडी भाई का वहीं पर फ्राई मोमो बन जाता है। मैं उन नियमों के परे हूँ क्योंकि मैंने उनको कभी नहीं तोड़ा। और पार्क शिहुन के इस खतरनाक कमबैक के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। यानी कि पार्क शिहुन को अपने पास्ट की कुछ बातें याद आ गई है और उसे ये पता चल गया है कि वो डेड मेंशन के द्वारा बनाए गए नियमों से काफी ऊपर है। वो अपने नियम खुद बनाता है और अपनों की रक्षा भी खुद करता है। और रही बात स्लैंडी की, तो चिंता मत करना, ऐसे खतरनाक लोग ऐसी तुच्छी चीजों से नहीं मरते। इस चैप्टर की शुरुआत में हम शॉन के उसी पास्ट के सीन को आगे कंटिन्यू होता हुआ देखते हैं, जिसमें छोटा शॉन कहीं पर चलते हुए जा रहा है और अभी वो जिस प्लेस पर है वहाँ पर काफी ज्यादा स्नोफॉल हो रहा है और उसके दिमाग में अभी वही सारी बातें चल रही है जो उसकी मॉम ने अपने आखिरी वक्त में कही थी कि तुम्हारे कई सारे दोस्त होंगे, तुम एक खुशहाल जिंदगी जियोगे, सब लोग तुम्हें पसंद करेंगे और तुम अपने कमांड्स खुद बनाओगे। और यही सारी चीज सोचते हुए वो आ जाता है यूनहो स्नैक शॉप के सामने। यानी कि वो अभी साउथ कोरिया में है। अब इस मानवा की अर्ली स्टोरी के दौरान हमें डेड मेंशन के उस शुगर दद्दू के पास से ये पता चला था कि असलियत में शॉन को काफी ज्यादा ऊंचे पैसे देकर जापान के याकुजा ने खरीदा था, लेकिन एक डिलीवरी ग्लिच के चलते वो किसी और जगह पर ही पहुंच गया और वहीं पर खो गया। और ये कोई और जगह साउथ कोरिया ही है। लेकिन अगर शॉन सच में खोया होता तो वो ऐसे ही भटकता रहता ना, पर अभी तो हमने उसको अपनी मॉम के साथ देखा। अभी भले ही हमें ये क्लियर नहीं है कि वो उसकी मॉम थी या फिर कोई मदर फिगर, लेकिन आंखों से और बातों से तो यही पता लगता है कि वही उसकी असली मॉम थी, जिसने शायद से शॉन को डेड मेंशन से बचाने के लिए उसको बीच डिलीवरी से ही रेस्क्यू कर लिया और उसे साउथ कोरिया ले आई। लेकिन इसके कुछ टाइम के बाद शॉन का पता लगाते हुए कोई वापस से उसके पीछे पड़ा और उनकी ये हालत कर दी। अब उनका ये वाला एनिमी कोई डेड मेंशन से था या फिर याकुजा से, ये अभी हम भी नहीं जानते, क्योंकि पीटीजे के इस यूनिवर्स में कोई भी दूध का दूल्हा हुआ नहीं है। मतलब नॉल सच में इतना बड़ा पागल थोड़ी होगा कि डेड मेंशन के सारे बच्चों को यूं ही पकड़ता फिर रहा है। आखिर उसका भी तो कोई गोल होगा। और ऊपर से उस बंदे ने डेड मेंशन के डैडी को भी किडनैप किया है, तो भाई के पास कुछ तो उसके रीजंस होंगे ना ये सब करने के। और जब नॉल स्पार्की को पहली बार लेने गया था ना, तब उसने स्पार्की को यहीं
कहा था कि मैं तुमको आजाद करवाने आया हूँ। और रही बात डेड मेंशन के ये वाले शुगर दद्दू की, तो मुझे तो ये किसी भी एंगल से अच्छा इंसान नहीं लगता। लिटरली उसके कुछ ऐसे कांड होंगे जिसकी वजह से नॉल ने उसको धर लिया। तो अगर इस एंगल से हम देखें सो हमें नॉल का भी पर्सपेक्टिव और विजन क्लियर होता हुआ दिखता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। वेल, बैक टू द स्टोरी। हम देखते हैं छोटे शॉन को जो चलते हुए यूनहो स्नैक शॉप के सामने पहुंच चुका है। और इसी स्नैक शॉप के बाहर हम देखते हैं एक टाइकोंडो वैन को जिसमें एक मास्टर अपने स्टूडेंट को घर पे छोड़ने आया है। और ये स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि यूनहो होता है। अब बात करूँ इस टाइकोंडो वैन की और इस मास्टर की, तो असलियत में यूनहो का मास्टर एक लेजेंड है और इस बंदे का नाम है लेजेंडरी हानचू शियोंग, जिसको टाइकोंडो में महारत हासिल है। अब जो लोग पीटीजे यूनिवर्स की बाकी सारी मानवास को फॉलो करते हैं उनको शायद से इस कैरेक्टर के बारे में पता होगा कि आखिर ये कितना ओपी लेवल का है। बट अगर कोई इसकी स्टोरी जानना चाहता है तो मैनेजर केम और वायरल हिट नाम की मानवा पढ़ सकता है, जिसमें क्लियरली ये बताया गया है कि आखिर क्यों ये बंदा एक लेजेंड है। और यूनहो पास्ट में उसी का स्टूडेंट रह चुका है। और अपनी माँ को देखते ही छोटा सा यूनहो सीधा उनको हक कर लेता है और उनसे कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे खाना दो। वेल, हम देखते हैं कि यूनहो की माँ अपना गुड जेस्चर दिखाते हुए हानचू शियोंग को भी गर्मा गर्म खाना पैक करके देती है। और दूर खड़ा हुआ छोटा शॉन ये सारी चीजें देख रहा है क्योंकि ऑब्वियसली उस बेचारे को भूख लगी है। बट फिर वो उदास होकर उसी गली में मुड़ जाता है और उसको जाते हुए देख लेता है छोटा यूनहो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि यूनहो दौड़कर शॉन को बुलाने आता है और उसे ऑफर करता है अपने माँ के हाथ का खाना। और साथ ही वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और ये नाम वाली बात से उसे वापस से याद आती है उसकी माँ की आखिरी बातें। और वो हंसते हुए यूनहो को कहता है कि मेरा नाम है पार्क शिहुन। एंड तभी वहाँ पर यूनहो की मॉम भी पहुँच जाती है और वो पार्क शिहुन को कहती है कि क्यों ना बेटा तुम थोड़ी देर के लिए मेरी शॉप में आ जाओ और वहीं पर खाना खा लो क्योंकि बाहर काफी ज्यादा सर्दी है। और ये बात सुनकर छोटा यूनहो पार्क शिहुन को हाथ पकड़ के अपने मॉम की शॉप में ले जा रहा होता है। और बैकग्राउंड में हमें बड़े वाले पार्क शिहुन की आवाज आती है। शायद ये वही पल था जब मैंने अपने लिए कुछ चुन लिया था। ये वो नियम था जो मैंने अपने लिए बनाया था, सिर्फ मेरे नए परिवार को बचाने के लिए। और यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उस बड़ी सी स्क्रीन को जहाँ पर स्लेंडी भाई को पटका गया था। और अभी शॉन को हम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट पोज के साथ खड़ा हुआ देखते हैं और वो अपने आप से कहता है आखिरकार मुझे ये सब कुछ याद आ गया कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी। यानी कि हाँ, इस मानवा के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि शॉन जानबूझकर जोसेफ और यूनहो के बीच में पड़ता था और यूनहो को कैसे ना कैसे समहाउ प्रोटेक्ट करता था। एंड वो ये सारी पास्ट की बातें इसी वजह से भूल गया था क्योंकि वो याद करते हुए उसकी माँ की मेमोरी वापस से उसके दिमाग में आ रही थी। और उसकी मदर ने उसे कमांड दी थी कि अगर ये मेमोरीज पेनफुल है तो तुम उसे भूल जाओगे, लेकिन एक सही वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ वापस से याद आ जाएगा। और वो सही वक्त अभी शायद से आ चुका है। पर तभी शॉन देखता है कि मोआ के कॉन्सर्ट का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। और एग्जैक्ट इस मोमेंट पर शॉन के सामने एंट्री होती है एक और बंदे की। ये ज़ॉम्बी कहीं का कुछ ज्यादा ही टफ बन रहा था साला। यानी कि हाँ, यहाँ पर डेमियन पहुंच चुका है, मतलब यूरी और यूजिन निपट चुके हैं। पता है ना, वो दोनों जब एरिक से लड़ते हुए थक गए थे तब अचानक से ये भाई ने वहाँ पर एंट्री मार दी थी। अभी आखिर सारी हेकड़ी कहाँ पर निकल गई, मैं तो चाहता ही था कि तो खत्म हो जाए। और ऐसा बोलते हुए डेमियन अपने शू वाले ब्लेड से स्लेंडी के स्कल पे हमला करता है, लेकिन तभी शॉन अपनी टांग बीच में अड़ा के उसे वहीं पे रोक लेता है। क्या तू स्कैरियोट के साथ है लाल बालों वाले? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम लोग पार्टनर्स हो, तो आखिर तू इसे मारना क्यों चाहता है बे? लेकिन शॉन के इतना बोलते ही डेमियन ने उसके ऊपर एक किक जड़ दी होती है, लेकिन शॉन इससे काफी स्पीड में बच जाता है। लेकिन अपने उस किक को हवा में ही डाइवर्ट करते हुए डेमियन शॉन को कहता है अबे साले तू इसकी चिंता क्यों कर रहा है? और ये बोलते हुए डेमियन ने अपनी किक को शॉन के ऊपर लैंड भी कर दिया होता है। आखिर तूने ये सोच भी कैसे लिया कि ये जला हुआ टोस्ट कहीं का मेरा पार्टनर होगा? पता नहीं आज इतने सारे बच्चे क्यों मिल रहे हैं मुझे। वेल, डेमियन की एक किक खाने के बाद शॉन तुरंत ही उसके सारे पैटर्न्स को समझ जाता है और उसके बाकी सारे किक वाले अटैक से आराम से बच रहा होता है। अबे साले, मैं तुझे किस एंगल से बच्चा लगता हूँ बे? क्या तूने अपनी जिंदगी में बच्चे देखे भी है? तेरे कोई दोस्त वगैरह है कि नहीं? अरे यार, मुझे लगता है कि मेरी बातें तुझे अभी तक चुभी नहीं। मुझे लगा था कि तुझे कुछ बोलूंगा तो तू गुस्सा हो जाएगा, लेकिन शायद इतना काफी नहीं है। ठीक है, कुछ और ट्राई करता हूँ। तो बता, क्या तुझे अपने बड़े भाई ईडन की याद आती है? मैंने आखिरी बार उसकी काफी खातिरदारी की थी। क्या वो जिंदा तो है ना?
और ईडन का नाम सुनते ही शॉन को अचानक से शॉक लगता है और शायद उसे ये पता चल जाता है कि ईडन की वो हालत डेमियन ने ही की थी। और अब डेमियन उस पर एक और किक मारते हुए उसे कहता है कि चिंता मत कर, मैं तुझे भी तेरे उस भाई के पास पहुंचा दूंगा। और इस पैनल को ध्यान से देखने पर हमें ये पता चलता है कि डेमियन ने किसी वेपन के पीस को अपने शू के साथ सिल्वर थ्रेड के जरिए बांधा हुआ है। और शॉन ये देखकर समझ जाता है कि वो कितना भी दूर चला जाए, लेकिन डेमियन की किक के इम्पैक्ट से वो सिल्वर थ्रेड और उसमें लगा वेपन उसे उतनी ही दूर आकर लग जाएगा। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डेमियन ने अपनी किक काफी ज्यादा तेजी से की होती है। इनफैक्ट उसने उस वेपन से फ्लोर तक को फाड़ दिया है और शॉन उससे बचता हुआ ऊपर की तरफ कूद जाता है और डेमियन वापस से अपने सिल्वर थ्रेड वाले वेपन को अपनी तरफ खींच लेता है। और यहाँ पर हम उसके वेपन के पूरे मैकेनिज्म को क्लोजअप में देख सकते हैं। पर तभी डेमियन देखता है कि शॉन उससे डरते हुए उसे कहता है कि भाई मेरी तो फट गई, मैं तो सच में नरक में चला जाऊंगा तेरे से मार खा लिया तो। मैं तो डर गया। डेमियन वाज कंफ्यूज कि आखिर ये साला कर क्या रहा है, लेकिन शॉन उसे सामने से कहता है कि साले बकवास बनकर, अगर दम है तो सामने से आके लड़। और दोनों वापस से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। डेमियन अगेन अपनी उसी किक को यूज करता है, लेकिन इस बार शॉन वो लटकते हुए केबल्स को पकड़कर साइड हो जाता है और डेमियन की ये वाली किक भी दीवार में लग जाती है और शॉन केबल के जरिए हवा में झूल के सीधा डेमियन पर एक किक को लैंड करता है। वेल डेमियन ने इस किक को अपने ऊपर लैंड होने से पहले रोक तो लिया होता है, लेकिन इस किक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। मैंने ये सोचा नहीं था साले कि तू उसे ब्लॉक कर पाएगा, लेकिन तेरी आंखें काफी ज्यादा अच्छी है, तूने वो कर लिया। अब ये तगड़ी किक अपनी बॉडी पर लेने के बाद डेमियन नीचे गिरा नहीं होता, बल्कि वो भी एक केबल पकड़कर वहीं पर ऊपर बैठ गया होता है। और तभी मॉर्गन के स्टेज से अनाउंसमेंट होती है कि सेकंड हाफ बस शुरू हो चुका है। अरे मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। और इतना बोलकर डेमियन भाई बिल्कुल स्पाइडरमैन बनके सीधा मॉर्गन की तरफ जाने लगते हैं और शॉन पीछे से चिल्लाता रह जाता है, ओए कहाँ पे जा रहा है ओए? क्या मैंने तुझे कहा नहीं कि मैं तुम सबका कबाड़ बना दूंगा? और इतना बोलकर डेमियन ने लिटरली अपनी उस वेपन वाली किक को चला दिया होता है। मर जाओ सालो सबके सब। और उसने अपनी इस किक से काफी लंबी दूरी तक के कई सारे केबल्स को काट दिया है, जिस पर हेलोजन और स्टेज के मेटल स्कैफोल्ड लटके थे। यानी कि अब वो सारा मलबा गिरने वाला था ऑडियंस के ऊपर। और ये देखकर शॉन उसको चिल्ला के कहता है, अबे साले मंदबुद्धि क्या कर रहा है? बेचारी मोआ अपने चालू कॉन्सर्ट के दौरान देखती है कि उसकी ऑडियंस के ऊपर लोहे के खंभे गिर रहे हैं। लिटरली ये देखकर गाते गाते उसकी भी फट जाती है कि ये क्या होने लगा मेरे कॉन्सर्ट में। पर तभी हम देखते हैं शॉन को, जो 3-4 केबल एक साथ पकड़कर बिल्कुल टार्जन की तरह लटकते हुए आ रहा है। और बैकग्राउंड में ऑथर हमें बताते हैं कि वो 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल बस डेड मैंशन के बच्चों को काबू में करने के लिए थे, लेकिन शॉन ने जो अपने लिए नए नियम बनाए थे, सिर्फ उसकी वजह से उसने उन सबको सरपास कर दिया। लिटरली शॉन ने झूलते हुए एक बड़ा मोमेंटम लिया और अपनी एक ही खतरनाक किक से एक साथ 3-4 लोहे के खंभों को हवा में ही ऑडियंस से दूर धकेल दिया। और ये देखकर डेमियन भी हंसते हुए उसे कहता है कि बेटा इतना काम नहीं आने वाला, क्योंकि अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शॉन ने जिस तरफ उन सारे खंभों को लात मारी थी, वो सारे अब सीधे मोआ पर जाकर गिरने वाले थे। लेकिन शॉन हवा में झूलते हुए वो जिस केबल के थ्रू जिस खंभे पर लटका था, वो उसे ही जोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से वो उस पूरे खंभे के साथ सीधा मोआ के ऊपर से जाता हुआ उन सारे खंभों को साइड में कर देता है। और मॉर्गन के एग्जिट पीछे स्टेज पर एक सुपर हीरो लैंडिंग करता है और अपने आप से कहता है कि फाइनली अब मैं अपनी लिमिट्स को ब्रेक कर सकता हूँ। लेकिन शॉन भाई का और ज्यादा ऑरा फार्मिंग हो उससे पहले डेमियन ने एक और बड़े से मेटल ब्लॉक को लिटरली अपने उस किक वाले वेपन से काट दिया होता है। I mean, सच्ची में काट दिया होता है यार। और वो सच में काफी बड़ा लोहे का एक भारी भरकम टुकड़ा होता है, जो अब सीधा जाकर ऑडियंस पर गिरेगा। और ये देखकर शॉन और मॉर्गन के गोटे मुंह में आ जाते हैं कि अब क्या होगा भाई। पर तभी उस बड़े से गिरते हुए खंबे को एक मर्दाना हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। और ये कारनामा करने वाला वो राक्षस जैसा बंदा आखिर कौन है, वो अभी हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ डिमिट्री भी मौजूद है, जिसने अनकॉन्शियस यूजिन को अपने हाथों में पकड़ा है। और वो बंदा डिमिट्री को कहता है, डिमी ये तो बच्चों का खेल है। वेल अगर अभी भी आपकी बत्ती नहीं जली तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डिमिट्री का वही भाई है जिसको हमने उसके फ्लैशबैक में देखा था। इनफैक्ट इसी बंदे ने यूरी को उसके पास्ट में बचाया था और यही है बेयरफुट का नंबर 1। लिटरली इस बंदे ने पब्लिक के बीच में खड़े रहकर एक बड़े से खंबे को अपने बस एक ही हाथ से गिरते हुए रोक लिया। और ध्यान से देखो, अभी अनकॉन्शियस यूरी उसी के कंधे पर है। और ये खतरनाक बंदे की एंट्री देखकर डेमियन की भी यहाँ पर फट जाती
आती है वो अपने आप से सवाल करता है कि आखिर साला ये यहाँ पर कैसे आ गया। उन सालों ने तो कहा था कि ये मर चुका है, तो आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? नकल इगोर मेडवेडेव। वेल, इस मानवा के चैप्टर नंबर 17 में मैरी ने ये रिवील किया था कि उसने 9 लोगों के साथ मिलकर इगोर जिस प्लेन में था उसी पूरे प्लेन को बॉम्ब से ब्लास्ट करवा दिया था। और तब से डिमिट्री, शॉन और ये बाकी सारे लोगों को ऐसा लगता था कि बेयरफुट का नंबर 1 इगोर मर चुका है। लेकिन अभी डेमियन ने उसे अपनी आंखों के सामने देखा और ये देखकर उसकी फट गई कि आखिर उसने उस तगड़े वाले ब्लास्ट को सरवाइव कैसे किया और अभी ये उसके सामने इतना टिप टॉप कैसे खड़ा है। और बेयर नकल इगोर के गीगा चैड लुक के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। लिटरली ये एक ऐसा चैप्टर था जिसके अंदर कई सारी चीजें एक साथ कनेक्ट हुई। हमें शॉन के पास्ट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा दिखा और उसमें हमने इस चैप्टर की शुरुआत के दौरान एक लेजेंड को भी देखा और इस चैप्टर के एंड में भी एक लेजेंडरी कैरेक्टर की एंट्री होते हुए भी देखी। तो पिछले चैप्टर की एंडिंग में हमने देखा कि बैटलफील्ड के अंदर बेयरफुट का नंबर 1 बेयर नकल इगोर द गीगा चैड एंट्री मार चुका है और इस बंदे ने आते ही अपना ऑरा फार्म करना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक हम नहीं जानते कि आखिर उसके प्लेन के ब्लास्ट होने के बावजूद ये कैसे बचा। तो वो चीज हमें इस वाले चैप्टर की शुरुआत में दिखाई जाती है। हम देखते हैं समंदर के अंदर के एक खतरनाक तूफान को जिसमें एक बोट गोते खा रही है और उस बोट के ऊपर सिर्फ 2 ही लोग होते हैं और वो लोग जैसे तैसे इस बोट के साथ साथ अपने आप को बचा रहे हैं। और तभी उन दोनों में से एक बंदा देखता है कि पानी में से एक मर्दाना हाथ निकलकर उनकी बोट को पकड़ लिया है। अब ये इगोर का ही हाथ है और अगले ही सेकंड वो लोग देखते हैं कि एक राक्षस जैसा नंगा बंदा सीधा उनकी बोट पर चढ़ चुका है। लिटरली ये नजारा अपनी आंखों के सामने देखकर इन दोनों की फट जाती है कि आखिर ये कौन सा जल परा है जो अपने मसल फ्लेक्स करता हुआ सीधा यहाँ पर आ गया। और सच बताऊं तो ये दोनों बंदे अलग अलग चीजों की वजह से डरे हैं। वो ब्लू वाले बंदे की नजर तो पहले ही इगोर के हाथ पे पड़ गई थी, लेकिन ये जो दूसरा वाला बंदा है ना, ये कमीना साला इगोर के पोपट को देख के डर रहा है। नजरें देखो उसकी। और इगोर भाई अपने गांव की रशियन भाषा में इन लोगों से पूछता है आखिर ये कौन सा समंदर है। और इस बंदे को पता ही नहीं चलता कि आखिर इगोर उससे क्या पूछ रहा है, क्योंकि भाई शक्ल देखो उसकी, फट रही है उसकी। इस महामानुष की थूत देख के उसके पीछे भाई बिजली भी कड़क रही है, तो और ज्यादा डरावना लग रहा है ये। क्या ये कोरिया है? बताओ मुझे। और यहाँ से सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और बैकग्राउंड में इगोर बोलता है लगातार 4 दिनों तक तैरने के बाद आखिरकार मैं कोरिया पहुंच ही गया। अगर मुझे समंदर में वो मछली पकड़ने वाली बोट ना मिलती तो मेरे हालात और बिगड़ सकते थे। पर फिर मुझे उस चीज का एहसास हुआ कि प्रकृति के मामले में इंसान और जानवर के बीच कोई अंतर नहीं है। या तो तुम कमजोर हो या फिर बहुत ही ज्यादा ताकतवर। यानी कि इगोर जिस प्लेन के अंदर था वो प्लेन फटा, लेकिन भाई साहब को कुछ नहीं हुआ। ये सीधा पानी में आके गिरे और वहाँ से तैरते हुए सीधा कोरिया आ गए। और ये खतरनाक लेवल की ऑरा फार्मिंग कॉन्सल्ट रोक के सब लोग देख रहे हैं। वो शॉन भी ऊपर खड़ा खड़ा ये सारी चीजें देख रहा है। पर तभी एक बंदा डिमिट्री के पीछे से उससे पूछता है अरे भाई साहब, ये सेलिंग गिरी क्या? कोई बड़ा हादसा हुआ है क्या? ये स्पॉटलाइट भी अचानक से ऐसे गिरने लगी, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ? लेकिन तभी मोआ स्टेज से जोर से चिल्लाती है तो आखिर ये तुम सबको कैसा लगा? ये था मेरा सरप्राइज और अब जाकर शुरू होगा असली वाला सेकंड हाफ। ये सुनकर शॉन मॉर्गन से पूछता है क्या बे यार तू ये क्या बक रही है? लेकिन मॉर्गन उसे कहती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये सिचुएशन और भी ज्यादा केओटिक हो जाएगी। वो आगे कहती है कि ये स्टेज मेरे परफॉर्म करने के लिए था, ना कि तुम लोगों की फाइट करने के लिए। लेकिन अब हमारी बारी है, चलो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं शॉन और हमारे दुश्मनों को खत्म करते हैं। और शॉन उसकी इस बात को समझ जाता है और अगले सीन में शॉन स्टेज पर से चिल्लाता है क्या तूने ये सुना स्कैरियट? अब टाइम आ चुका है सेकंड राउंड करने का, तो चलो पब्लिक का पैसा वसूल करते हैं। और ये सुन के डेमियन को सच में गुस्सा आ जाता है क्योंकि शॉन ने अभी अभी उसको एक्सपोज कर दिया और सारी पब्लिक के सामने उसको एक बैड कैरेक्टर दिखा दिया। और ये सब नजारा देखकर पब्लिक को सच में ऐसा लगता है कि ये सारा इसी शो का पार्ट है और ये साला इगोर पब्लिक के बीच में बस खंबा लेके यूं खड़ा है, पर उसका ध्यान इन सारी चीजों पर होता है। उसे पता चल जाता है कि शॉन ने अपना माइंड यूज करके इस पूरे हादसे को शो का एक पब्लिसिटी स्टंट बता दिया। और शॉन की इसी चीज से इम्प्रेस होकर इगोर ये डिसाइड करता है कि इस वाले
वाले ड्रामा के अंदर वो भी उसका साथ देगा। और ऐसा बोलते हुए वो उस खंबे को फाड़ देता है यार, लिटरली फाड़ देता है। और ये सारी चीज स्टेज के ऊपर से शॉन भी देख रहा है। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं रोस्ट हो चुके स्लेंडी भाई को, जो स्टेडियम की टूटी हुई स्क्रीन के नीचे पड़े हैं और अभी उनके पास भागते हुए स्पार्की आती है। और स्लेंडी की इतनी ज्यादा खराब हालत देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और अगर ध्यान से इस पैनल को देखें तो यहाँ पर हम ऊपर डेमियन को भी स्पॉट कर सकते हैं, जो शायद स्पार्की को ऊपर से देख चुका है। और अगले सीन में वो भी लटकते हुए ऐसे नीचे आता है और स्पार्की को कहता है, अबे चूही, आखिर तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैंने तुझे मना किया था यहाँ पर आने का। तू कमी नहीं कही कि एक कोने में छुप के नहीं रह सकती क्या? लेकिन स्पार्की का ध्यान उसकी बातों पर होता ही नहीं है। वो रोते हुए स्लेंडी को जगाने की कोशिश कर रही है, पर तभी डेमियन उसे अपने एक हाथ से उठा लेता है और उसे कहता है, तुम सबके सबने मेरी नाक में दम करके रखा है सालो, इतना चुभने लगा हूँ। पर उसके उतना बोलते ही स्लेंडी का हाथ अचानक से उसे पकड़ लेता है। यानी कि इतनी खतरनाक लेवल की क्रिटिकल इंजरीज के बाद भी स्लेंडी वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। मतलब सोचो यार, ये बंदा किस लेवल का है। और अगले ही सेकंड डेमियन और स्पार्की को वो सिर्फ अपने एक ही हाथ से साइड पे कर देता है। ये चीज देखने में ऐसी लगती है कि उसने डेमियन को घुमा के पटका है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। क्योंकि स्लेंडी के साथ साथ हम लोग भी ये नोटिस करते हैं कि जहाँ पर डेमियन और स्पार्की खड़े थे उसी जगह पर उस खंबे के दोनों टुकड़े आकर घुस चुके हैं जो इगोर के हाथ में थे। यानी कि स्लेंडी ने स्पार्की के साथ साथ डेमियन को भी इगोर के खतरनाक अटैक से बचाया है। और अभी स्लेंडी भाई काफी ज्यादा गुस्से में बोलते हैं, देखकर लगता है कि हमारे दुश्मन कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। इगोर मेडवेडेव आखिर यहाँ पर क्या कर रहा है? पर तभी स्पार्की स्लेंडी से पूछती है कि क्या वो ठीक है? तो स्लेंडी उसे कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम मेरे पीछे रहो। हमने ये कभी नहीं सोचा था कि बैन नकल इगोर यहाँ पर अचानक से आ जाएगा। पर तभी स्लेंडी देखता है कि डेमियन यहाँ से पतली गली पकड़ के निकल रहा है। तुम लोगों को जो करना है वो करो, लेकिन इगोर को तुम लोग संभालोगे। मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन बस उसका ध्यान बटाओ, मेरे लिए इतना काफी है। अबे तुझे ऐसा नहीं लगता कि तू अपनी औकात से कुछ ज्यादा ही मांग रहा है? क्या तू सच में चाहता है कि मैं इगोर से पंगा लूं? स्पार्की, मुझे कस के पकड़ो। यानी कि हाँ, इगोर भाई बहुत पहुंची हुई चीज है, बोले तो बड़ी मछली, जिससे कोई पंगा लेना नहीं चाहता। और अभी स्लेंडी ने स्पार्की को अपने आप को कस के पकड़ने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि वो भी खुद भागने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जैसे ही स्लेंडी थोड़े कदम भागता है तभी इगोर उसके सामने आ जाता है और स्लेंडी को देखकर वो बोलता है, ये चेहरा मुझे पता है, तुम तो वही हो ना, स्लेंडरमैन रोमन। यानी कि स्लेंडी भाई का और अभी कम नहीं है, उसको बैर नकल इगोर भी जानता है। और भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बंदा असासिन्स की दुनिया में एक टॉप लेवल का बंदा है। लिटरली वंस अपॉन अ टाइम ही वाज द जॉन विक ऑफ दिस यूनिवर्स। और इगोर के मुंह से अपना नाम सुनकर स्लेंडी भी उसको रिस्पेक्ट पे करता है कि ये मेरे लिए सम्मान की बात है कि महान इगोर मेरे नाम को जानता है। लेकिन अब मैं वो स्लेंडरमैन रोमन नहीं रहा, मेरा नाम है स्लेंडी। और स्लेंडी भाई के इतना बोलते ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डेमियन के उस हथियार को, जिसके जरिए वो लटकता हुआ सीधा स्टेज पर एक घासूसी एंट्री मारता है। और वो देखकर पब्लिक भी काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है, अरे यार ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या इनको यहाँ की सिचुएशन का कुछ अंदाजा भी है? अरे भाई तूने विलन के तौर पर इतनी खतरनाक एंट्री जो मारी ना, वो देखकर सब लोग थोड़े से बावले हो गए हैं। यानी कि सब लोग तुझे देख रहे हैं, तो क्या तुझे अब शर्म आ रही है? हाँ जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इतना बोलकर डेमियन ने शॉन के ऊपर एक सरप्राइज अटैक किया होता है, लेकिन शॉन भी काफी ज्यादा स्पीड में उसके अटैक से बचते हुए कूदते हुए पीछे आ जाता है। और डेमियन के अटैक से जो स्पॉटलाइट वगैरह उड़ी थी ना, उसी को लात मारकर सीधा उसकी तरफ भेजता है। और डेमियन उस लाइट पर अपने हथियार से लात मारते हुए उसको काट देता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि ये बस उसके लिए एक डिस्ट्रैक्शन था। उस हेलोजन लाइट की आड़ में शॉन उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका था और अगले ही पल शॉन उसके ऊपर मारता है अपना एक खतरनाक मुक्का। लेकिन उस मुक्के को डेमियन ने अपने हाथ से थोड़ा सा ऐसे डिफेंड कर लिया होता है। पर तभी शॉन पलटकर अपने पैर से उसको एक और लात मारता है। कमीने साले, तुझे ऐसा लगता है कि तू डेड मेंशन का बहुत बड़ा लेजेंड है? अरे यार ऐसा तो लोग मुझे कहकर बुलाते हैं, तो मैं खुद इससे पक गया हूँ। अब लोग मुझे मास्टरपीस कहे या लेजेंड, लेकिन सच कहूँ तो ये नाम भी तुम लोगों ने ही मुझे दिए हैं। अबे मतलब क्या है तेरा? मैं ना ही डेड मेंशन का कोई मास्टरपीस हूँ और ना ही कोई लेजेंड, क्योंकि ना मैं किसी और से ऑर्डर्स लेता हूँ और ना ही किसी के काबू में हूँ। मैं
उन नियमों को ही मानता हूँ जो मैंने अपने आप के लिए बनाए हैं, क्योंकि अब मुझे मेरी असलियत का पता चल चुका है। मैं शॉन नहीं बल्कि पार्क शिहोन हूँ, और जो भी मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को अपने नामुराद इरादों से छूने की कोशिश भी करेगा तो मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। और शॉन जब ये सारी चीज बोल रहा होता है ना, तब उसे दूर से इगोर भी एकदम ध्यान से देख रहा होता है। तूने एकदम सच्ची बात कही बच्चे, तू भी मेरी तरह अपने नियम खुद ही बनाता है। और अपने बड़े भाई के मुंह से ये वाली बात सुनकर दिमित्री इगोर से पूछता है, अरे बड़े भाई, आपको इतनी दूर से उसकी बातें कैसे सुनाई दी? डिमी, ये कानों से सुनाई देने वाली बात नहीं थी। सच्चे मर्द की बात बस दिल से महसूस होती है। आखिर तुम ये क्या बक रहे हो इगोर? चलो खेल खत्म करते हैं। लेकिन जैसा कि अब तक हम जान गए हैं कि इगोर एक सच्चा मर्द है, तो वो सामने से स्लैंडी को कहता है कि क्या तू इस कंडीशन में मेरे सामने टिक भी पाएगा? शायद किस्मत भी ये नहीं चाहती कि आज हमारा सामना हो। और इगोर के इतना बोलते ही स्लैंडी और उसके बीच में एक जोरदार स्नाइपर की बुलेट आकर जमीन पे लगती है, जो फायर की होती है ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठे एक सोल्जर ने। एंड फिर अगले सीन में हमें दिखाई जाती है उस सोल्जर की झलक, जो कि एक लड़की है, और वो कहती है, मैं अपनी पोजीशन पर हूँ, प्लीज मुझे ऑर्डर दो, टारगेट निशाने पर है, मैं उन सबको मार सकती हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है इस सोल्जर का नाम अलेक्जेंडर अलीसा। और हाँ, ये भी एक खास कैरेक्टर है क्योंकि ये शॉन की मास्टर सोफिया अलेक्जेंडर की बेटी है। एंड इस कैरेक्टर को भी हम मैनेजर किम की मानवा में देख चुके हैं, और वहाँ पर ये मैनेजर किम के फ्रेंड जिनचॉल पार्क, जो कि एक कमाल का लेजेंडरी आर्मी ऑफिसर है, और उस बंदे की भी अपनी एक खास टीम है और उसका नाम है एरिस। और अलेक्जेंडर अलीसा उसी एरिस का हिस्सा है। और अगले सीन में हम देखते हैं स्लैंडी को, जिसने स्पार्की को पूरे तरीके से कवर कर लिया है, क्योंकि वो समझ चुका है कि अभी उन लोगों का सामना किन लोगों से हो रहा है। और उसके बाद उसके सामने इगोर ये रिवील करता है कि मैं यहाँ पर खुद अकेला नहीं आया, यानी कि अलेक्जेंडर अलीसा अभी शॉन लोगों की साइड पे है और स्कैरियोट के सारे मेंबर्स उसके निशाने पर है। और तभी हम देखते हैं कि पब्लिक के बीच में से एक हुडी वाला मिस्टीरियस बंदा धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। और स्टेज पर डेमियन और शॉन इन सारी चीजों से अनजान है। ये दोनों साले कब से अपने में ही लगे होते हैं। शॉन अपने नियम इसको बता रहा होता है और डेमियन उसको कहता है कि अब मैं तेरे को अपने प्रिंसिपल बताएगा। और दोनों फिर वापस से आमने सामने आ जाते हैं अपने सिग्नेचर पोज के साथ। डेमियन तैयार होता है अपने उस किक वाले हथियार से, और शॉन ने अपने दोनों हाथों में मेटल रॉड को ले लिया होता है, यानी कि ये है उसका सिग्नेचर काली आर्नेस पोज। और अगले ही पल दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि ऑडियंस में से वो मिस्टीरियस बंदा काफी तेजी से स्टेज के ऊपर कूदता है और सीधा उन दोनों के बीच में जाकर उन दोनों के अटैक्स को रोक लेता है। अरे यार, आखिर ये साला कौन है? एंड डेमियन की ये बात सुनकर वो हुडी वाला बंदा कहता है, स्कैरियोट, तुम लोगों ने रशियन मर्सिनरीज के पूरे ग्रुप को अपना दुश्मन बना लिया है। अब तुम्हारी ये लापरवाही इतनी भी ज्यादा सही नहीं जाएगी। और शॉन ये बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए उस बंदे से पूछता है, अबे रशियन यूनियन, आखिर उनका क्या लेना देना, और ये तेरे पीछे अलेक्जेंडर्स का मार्क क्यों है? अब इस पल से हमारे अलेक्जेंडर परिवार की तरफ से तुम सभी लोगों को एक आखिरी चेतावनी है। अब हम फोर्सफुली तुम सब पर अपना कंट्रोल लेंगे और शुरुआत होगी स्कैरियोट के नॉल और उसके बाकी के मेंबर्स से। और इस बात को बोलते हुए उस बंदे ने हांशो शियोंग के टाइकोंडो का एक आइकॉनिक पोज लिया होता है। और इसकी ऐसी हिडन अपीयरेंस के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। अब यहाँ पर चलो कुछ डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं जानता हूँ कि अभी आखिरी के कुछ मिनट्स में इस चैप्टर के अंदर जो भी कुछ हुआ वो कई सारे लोगों के पल्ले पड़ा ही नहीं होगा। जैसे कि ये हुडी वाला मिस्टीरियस बंदा कौन है जो अचानक से आकर इतना ज्ञान पेलने लगा, और ये आर्मी वाली मैडम हेलीकॉप्टर लेके अचानक से यहाँ पर कैसे आ गई। सो ये मिस्टीरियस बंदे ने अपनी बातों में क्लियरली ये कहा था कि वो अलेक्जेंडर्स के खानदान से है और इनडायरेक्टली वो इन सारी चीजों को रोकने आया है। वेल, इस पूरी मानवा के अंदर अलेक्जेंडर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, और ये चीज कई पॉइंट्स पर हमें दिखाई भी गई है कि कैसे डेड मेंशन की शुरुआत में सोफिया अलेक्जेंडर ने ही कई सारे बच्चों को ट्रेन किया था, और उन सारे बच्चों में से नॉल और शॉन भी थे। इनफैक्ट बेयरफुट जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसे पूरे तरीके से एक्सपांड करने में भी अलेक्जेंडर्स का ही हाथ है। तो इन सारी बातों से मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारी रशियन ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने में अलेक्जेंडर फैमिली का काफी बड़ा योगदान है। इन लोगों ने असासिन्स का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया है जो
डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के थ्रू ऑपरेट करते हैं, लेकिन नॉल के द्वारा किए गए कुछ कांडों के चलते ये ऑर्गेनाइजेशंस आपस में ही क्लैश करने लगे हैं, जिस वजह से अलेक्जेंडर फैमिली का ये जो असासिन्स का पूरा इकोसिस्टम है वो पूरा डिसबैलेंस हो गया है। और अभी तक हमें मानवा में ये भी नहीं बताया गया कि आखिर ये स्कैरियोट क्या है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई ग्रुप जिसके साथ नॉल ने हाथ मिलाया है। और इन सारी चीजों के बारे में सोफिया अलेक्जेंडर ने डेड मैंशन और बेयरफुट को पहले ही वार्न किया था, जिसको हम चैप्टर 22 के अंदर क्लियरली देख सकते हैं। और अब जाकर इस मोमेंट पर हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं और इसी वजह से अलेक्जेंडर फैमिली में से इस वाले एक मेंबर को यहाँ पर आना पड़ा, एक तरीके की फाइनल वार्निंग देने के लिए कि सुधर जाओ बाकी गुजर जाओ। तो ये हुडी वाले बंदे का पूरा मैटर ये है। अब वो कौन है वो आगे चल के शायद से हमें पता चल जाएगा। पर चलो अब बात कर लेते हैं अलीसा अलेक्जेंडर की। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये मास्टर सोफिया अलेक्जेंडर की बेटी है और मास्टर सोफिया अलेक्जेंडर भी पास्ट में एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुकी है। इनफैक्ट उनको भी वॉर हीरो सोफिया अलेक्जेंडर कहा जाता है। और इस पैनल में सोफिया के साथ जो ये बंदा है वही है जीन-चॉल पार्क, और ये बंदा भी एक वॉर हीरो है और इसी की एक खास टीम का नाम है एरिस। और इसी टीम के अंदर अभी काम करती है सोफिया की बेटी अलीसा अलेक्जेंडर। यानी कि हाँ, अलेक्जेंडर्स का काफी फैला हुआ बिजनेस है, तो इनको जब भी किसी की भी जरूरत पड़ती है वो उस हिसाब से अपनी हेल्प ले लेते हैं कुछ चीजों को वापस से ठीक करने में। और इस चैप्टर में भी वही बताया गया है। तो आई होप अब आप सारी चीजें आसानी से समझ गए होंगे। इस चैप्टर की शुरुआत में हमें डेड मैंशन का वही चर्च दिखाया जाता है, लेकिन बैकग्राउंड में उसी मिस्टीरियस बंदे की आवाज आती है। अब अभी और इस पल से हम अलेक्जेंडर परिवार इस पूरी लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं मास्टर सोफिया अलेक्जेंडर को, जो डेड मैंशन के इसी चर्च में मौजूद है। अभी मैं तुम लोगों को रेकमेंड करती हूँ रशियन मर्सिनरीज के ग्रुप का एक अलायंस, जिसका मकसद है स्कैरियोट को खत्म करना। और ये बात वो अपने सामने बैठे ब्यूल्गा और विंसेंट को कह रही है। यानी कि ये उस टाइम का सीन है जब सोफिया अलेक्जेंडर खुद इन लोगों से मीटिंग करने आई थी। और अभी सोफिया की ये अलायंस वाली बात सुनकर बेयरफुट का ब्यूल्गा उनसे कहता है, आपने जो ये ख्याल अभी हमें रेकमेंड किया वो अलायंस से ज्यादा मुझे एक ऑर्डर लग रहा है लेडी सोफिया। लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ बोलता उससे पहले ही सोफिया उसे बताती है कि साले अपनी औकात मेरे, तेरे को कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज मैं ऑलरेडी तुम्हारे नंबर 1 के साथ फाइनलाइज कर चुकी हूँ। यानी कि सोफिया अलेक्जेंडर ने पहले ही इगोर के साथ बात कर ली होती है। I mean, तभी तो मास्टर सोफिया की बेटी अलीसा इस बैटलफील्ड में आई। तो अब बारी आती है विंसेंट तुम्हारी। अब तुमको भी इस मामले में कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली अगर देखा जाए तो नॉल तुम्हारे ही डेड मैंशन से है और वो अभी स्कैरियोट का लीडर बना बैठा है। लेकिन लेडी सोफिया वो एक नंबर का कमीना है। अगर तुम लोग अपनी पूरी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हो तो मैं खुद तुमसे वादा करती हूँ कि आने वाली मुसीबतों में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। लेकिन विंसेंट अभी फैसला लेने में इसीलिए हिचकिचा रहा होता है क्योंकि वो अथॉरिटी उसके पास है ही नहीं। वो थोड़ी ना डेड मैंशन को चलाता है, वो तो बस उसके अंदर रहकर काम करता है। पूरे डेड मैंशन को सही से चलाने वाला इनका वो डायरेक्टर डैडी था, जिसको नॉल किडनैप कर चुका है। चलो अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो स्कैरियोट का मकसद अभी के लिए गुड चिल्ड्रंस के पेरेंट्स है। तो अभी कोई ऐसा है जिसको हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए? अगर हम अब तक के उनके सारे हमलों पर ध्यान दे तो एक पैटर्न नजर आता है कि वो लोग टॉप लेवल के मास्टरपीस के पेरेंट्स को ही निशाना बनाते हैं। तो मेरे मुताबिक इसका यही मतलब निकलता है कि स्कैरियोट उन खास 3 लोगों के पीछे है। हाँ, लेकिन ये तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है भाई। वैसे भी हमने पहले से ही उनको एक अंडरग्राउंड बंकर में सेव करके रखा है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं उसी अंडरग्राउंड बंकर को, जिसके बाहर लाशें बिछी हुई है। और ये चीज हमने 1-2 चैप्टर पहले ही देखी थी, जब हमें शिका की एबिलिटी के बारे में बताया गया था। मतलब देख रहे हो इनकी लापरवाही का नतीजा। ये बेयरफुट का स्ट्रेटेजिस्ट मस्त यहाँ पर बैठकर ऐसे पौवा पी रहा है और इस साले को जरा सी भी भनक नहीं है कि इन लोगों के बंकर पर अभी क्या चल रहा है। एंड इससे भी ऊपर वो अभी मास्टर सोफिया से सवाल करता है कि हमारा ये लफड़ा अभी जो कोरिया तक फैल चुका है उसका क्या करेंगे। तुम्हें इस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इगोर पहले से ही वहाँ पर मौजूद है और इससे भी ज्यादा खास बात यह है कि मैंने वहाँ पर एक डिसेंट से बच्चे को भेजा है जो वहाँ का मामला अपने तरीके से सुलटा लेगा। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है कोरिया के उस स्टेडियम में
जहाँ पर अभी करंटली ये फाइट चल रही थी और उस मिस्टीरियस हुडी वाले बंदे ने डेमियन और शॉन के अटैक को बीच में आकर रोक लिया था। और अभी वो डेमियन से पूछता है, ये मेरी वार्निंग है, अगर तुम यहाँ पर रुकना चाहते हो तो अपने हथियार डाल दो। क्या? अबे साले तू है कौन और ये क्या बीच में आकर बोल रहा है? कोई बात नहीं स्कैरियोट, अब तुमने अपना अंत खुद चुन लिया है, अब मैं तुम्हें अपनी हिरासत में लेता हूँ। और डेमियन को इस बंदे की बातें समझ में नहीं आती कि अचानक से ये यहाँ पर कैसे आ गया और अभी ये क्या करना चाहता है। बट तभी हम देखते हैं कि उसने परफॉर्म की होती है टाइकोंडो की वही खास किक जो अब तक पूरे पीटीजी यूनिवर्स में हमने सिर्फ लेजेंड्स को करते हुए देखा है। और इसी के साथ घुमाकर ये आइकॉनिक किक पड़ती है डेमियन के ऊपर और इसके इम्पैक्ट से वो दूर जाकर गिरता है। अबे आखिर ये क्या था? मैंने पक्का एक धमाके की आवाज सुनी इसमें से। आखिर तुम हो कौन, बताओ मुझे। लेकिन शॉन के सवाल का ये बंदा कोई भी जवाब नहीं देता। और अगले सीन में हम देखते हैं डेमियन को, जिसके मुंह में से काफी सारा विमल का पानी निकल चुका है और अभी वो स्टेज पर से सीधा ऑडियंस के बीच में आकर गिरा है। और सब लोग उसे देखकर कंफ्यूज है। लोग सही में बातें कर रहे हैं कि क्या सच में ये सारा स्पेशल इफेक्ट था। लिटरली एक बंदा उससे पूछता भी है, अरे भाई तू ठीक तो है ना? तुम सब साले भाड़ में जाओ, मेरे सामने किसी की कोई औकात नहीं है, तुम लोग बस एक कचरा हो। परफॉर्मेंस के बीच बाधा डालना ये गैर कानूनी है। तुमने टिकट लेते वक्त ये तो पढ़ा ही होगा ना। और ये चीज अभी बोली होती है मोआ के अंकल ने और उनके साथ अभी पिलग्यू और पूरी अंकल्स की आर्मी है। और ये लोग अभी डेमियन को पूरे तरीके से पब्लिक मार देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि असलियत में ये लोग नहीं जानते कि डेमियन चीज क्या है। लेकिन शॉन और मॉर्गन जानते हैं कि वो क्या कर सकता है। इसी वजह से वो लोग दौड़कर चिल्लाते हुए अंकल्स के पास जाते हैं कि रुक जाओ बुड्ढो, वरना तुमको पता भी नहीं चलेगा तुम्हारे साथ क्या हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि शॉन जब स्टेज से भाग रहा होता है ना, तब उसको वो हुडी वाला बंदा देखकर नोटिस कर रहा होता है। और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि डेमियन ने गुस्से में आकर अपनी उस हथियार वाली किक को तैयार कर लिया होता है और काफी तेजी से उन अंकल्स की तरफ वो अपने पैर को घुमाता है। और इस मोमेंट पर पिलग्यू को बचाने के लिए उसका बड़ा भाई उसके सामने आ जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड वो सब देखते हैं कि डेमियन के पेट पर स्लेंडी ने खतरनाक मुक्का मारा होता है और इस मुक्के के आधे इम्पैक्ट ने ही डेमियन का हवा में ही काम 25 कर दिया होता है। और स्लेंडी गुस्से में पलटकर मॉर्गन के अंकल से कहता है, जैसा कि मैंने कहा था कि तुम्हारी दुनिया बचाने के लिए एक कोशिश मैं भी करूंगा, तो इसे याद रखना, मैंने अपना वादा निभाया है। वेल स्लेंडी के ये वाले मुक्के से डेमियन मरा नहीं होता, बस एक पोजीशन में जम गया होता है। और उसके बाद स्लेंडी उसे कंधे पर उठा लेता है और स्पार्की को कहता है, स्पार्की तुम्हारे पास वो चीज अभी भी है ना, क्या आज तुम उसे ट्राई करना चाहती हो? और स्लेंडी के मुंह से ये बात सुनकर स्पार्की भी खुश हो जाती है और अपने किमोनो में से एक फ्लेयर गन को निकालती है। और स्पार्की ने तुरंत ही उस फ्लेयर गन को फायर भी कर दिया होता है और उसमें से निकली बुलेट थोड़ा सा ऊपर जाती है और उसके बाद वहीं पर फट जाती है, जिसमें से काफी सारा काला धुआं निकलता है। और इस धुएं की वजह से हेलीकॉप्टर में बैठी अलीसा का व्यू ब्लॉक हो जाता है और वो किसी को कांटेक्ट करते हुए पूछती है कि क्या अभी मैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर मूव कर दूं। यानी कि स्लेंडी का प्लान था यहाँ से बच के निकलना, वो भी डेमियन और स्पार्की के साथ। और स्लेंडी भाई पतली गली पकड़कर निकल भी रहे होते हैं, पर तभी रास्ते में उनको मिल जाता है इगोर। निराशा, ये काफी ज्यादा निराशा की बात है स्लेंडी, तुम लड़ाई के आखिरी वक्त में भाग रहे हो। क्योंकि मेरे पास बचाने के लिए आज कुछ खास है जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूँ। वेल अब हम सब लोग जानते हैं कि स्लेंडी सही में भाग नहीं रहा है, उसको स्पार्की की फिक्र है, क्योंकि अगर स्लेंडी को कुछ हो गया तो स्पार्की यहाँ से कैसे बच पाएगी। और इसी वजह से उसने ये डिसीजन लिया है। और अपनी इस बात को कहते हुए अगले ही पल वो इस धुएं में से गायब हो जाता है। एंड हम देखते हैं इगोर को, जिसके मुंह पर एक तरह की स्माइल है, यानी कि उसने भी स्लेंडी की सिचुएशन को समझा और उसे यहाँ से जाने दिया। और अगले ही सेकंड इगोर भी उस धुएं में से गायब हो जाता है और पब्लिक अभी फुल शॉक में होती है कि आखिर वो सारे लोग गए तो गए कहाँ? क्या ये तमाशा फाइनली खत्म हो गया? और ये धमाकेदार शोडाउन देखकर ऑडियंस वंस मोर चिल्लाने लगती है। ये सुनकर पार्क शिहुन स्टेज पर ही नीचे बैठ जाता है कि नहीं भाई नहीं, अब मेरे से नहीं होगा वंस मोर, मैं सच में बहुत ही ज्यादा थक चुका है, अब मैं और ज्यादा इन लोगों को अपने खेल नहीं दिखा पाऊंगा मॉर्गन। अब वक्त आ गया है कि तुम इन लोग को संभालो, क्योंकि आज रात की स्टार तो तुम ही हो ना, और ये स्टेज तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, तो चलो उन सबको दिखा दो कि आखिर तुम क्या कर सकती हो। और शॉन की बात सुनकर मोआ अपने सेकंड हाफ को वापस से शुरू करती है, जो शुरुआत से हाफ ही रह गया था। और तभी शॉन नोटिस करता है कि वो हुडी वाला बंदा काफी तेजी से वहाँ से जा रहा है, पर जाते हुए भी अपनी एक झलक से वो शॉन को देखता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है स्टेडियम के एग्जिट पॉइंट के स्टेयर्स पर, जहाँ पर नॉल के स्कैरियोट का वो बचकर
बचकाना बुड्ढा अभी रैचल के हाथ में एक एनवलप पकड़ाता है और देखकर शायद से लगता है कि रैचल ने इसकी सच में कुटाई की है, इसी वजह से वो ये कर रहा है। और बाद में अपना सर झुकाकर वो वहाँ से निकल लेता है और रैचल देख रही होती है उसी एनवलप को। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नॉल और शिका को, और ये दोनों अभी बेयरफुट के उस अंडरग्राउंड बंकर में ही है जो हमें पहले भी दिखाया गया था। लेकिन वेट अ मिनट, अगर शिका अभी नॉल के साथ है तो मॉर्गन के साथ उस स्टेडियम में आखिर कौन लड़ रहा था? वहाँ पर भी तो शिका ही थी ना। और उस टाइम पर हमें जो ये बंकर वाला सीन दिखाया गया था तो हमें ऐसा लगा था कि ये शिका का पास्ट है, लेकिन नहीं, ये सारी चीजें एक साथ एक ही टाइम पर अलग अलग जगह पर चल रही है। वेल याद करो कि जब नॉल ने इस बंकर के अंदर एंट्री मारी थी ना, तब शिका की पावर्स देखकर उसने उसे शियोल की नंबर 4 कहा था। तो क्या डेड मेंशन ने शिका के 4 से 5 वर्जन बनाए क्या, या फिर जिस शिका को हम देख रहे हैं उसकी जुड़वा या तुड़वा बहनें हैं? अगर मैंने ये डिटेल पॉइंट आउट ना की होती तो सच में किसी को पता ही ना चलता कि आखिर असलियत क्या है। अब इस अंडरग्राउंड बंकर के अंदर नॉल शिका से कहता है, अरे यार हम तो काफी ज्यादा नीचे आ गए, मेरे मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा, देखो। तो शिका उससे कहती है कि क्या तुम्हें डायरेक्टली कोरिया कांटेक्ट करना है? अगर हम लोग यहाँ की तलाशी ले तो शायद से हमें यहाँ पर लैंडलाइन भी मिल सकता है। ना शिका, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो पहले से ही जानता हूँ कि हमारे लौंडे कोरिया से फेल होकर आएंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि स्लेंडी और डेमियन दोनों शॉन के खिलाफ काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सामने शॉन भी डेड मेंशन का मास्टरपीस है, उसे ऐसे ही डेड मेंशन का लेजेंड नहीं कहा जाता। तो ये सुनकर शिका उससे पूछती है कि क्या शॉन के पास इतनी ज्यादा पोटेंशियल है, वो सच में इतना पावरफुल है? हालांकि अभी उसमें थोड़ी सी कमी है, लेकिन जरा सोच कर देखो यार, क्या डेमियन और स्लेंडी उसके अपोनेंट के तौर पर सही है? तो शिका उससे पूछती है कि अगर तुम इस बारे में श्योर नहीं थे तो फिर तुमने उन लोगों को मॉर्गन को रिट्रीव करने के लिए क्यों भेजा? अच्छा, तो तुम्हारे दिमाग में ये बातें चल रही है। मैंने उन लोगों को इसलिए भेजा क्योंकि मैं जानना चाहता था कि आखिर मॉर्गन की वो यूनिक एबिलिटी कैसी है। सच में यार, वो एबिलिटी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने तो यहाँ तक सोच के रखा था कि उसको पकड़ने के बाद वो अपनी एबिलिटी से हमको कोई दिक्कत ना दे दे, लेकिन इसके अलावा सच कहूँ तो मुझे बेसब्री से शॉन का इंतजार है। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जब हम अगली बार मिलेंगे तो वो मुझे क्या दिखाएगा। मैं जल्दी से ये वाला काम खत्म करके उसका सामना करना चाहता हूँ। अब नॉल की ये सारी बातें सुनकर शिका थोड़ी देर के लिए ऐसे शॉक में चली जाती है कि आखिर इस बंदे को शॉन से इतना ज्यादा ऑब्सेशन क्यों है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि नॉल किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक है। अरे बाप रे बाप, ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी वो इस बंकर के सेफ हाउस के दरवाजे को देख रहा है जो दिखने में एक बड़ी सी तिजोरी जैसा लग रहा है। अरे यार, सच में उन लोगों ने एक बच्चे को यहाँ पे रखा है, लेकिन इसका दरवाजा इतना खुला क्यों है बे? क्या ये लोग इसे बंद करना भूल गए हैं? और ऐसा बोलते हुए नॉल उस वॉल्ट के अंदर चला जाता है और उसे अंदर जाते ही एक लड़की की आवाज आती है, तुम लोग यहाँ पर आने में लेट हो गए, और वो भी काफी ज्यादा। अच्छा, तो हम लोग लेट हो गए हैं, शायद मुझे भी ऐसा ही लगता है। मैं तो यहाँ नंबर 3 के लिए आया हूँ। और हम देखते हैं कि इस बंदी ने डेड मेंशन के उस नंबर 3 का पहले ही काम परचेस कर दिया है, और अपने जिस वेपन से उसने ये कांड किया होता है वो उसी से खून चाटते हुए कहती है, ये मैं हूँ नंबर 4 एरिना। और पता नहीं क्यों इस बंदी की आंखें पर्पल कलर की होती है, और इसके ऐसे झलक दिखला जा के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं हॉस्पिटल के सीन को, और इसी हॉस्पिटल के किसी एक रूम का पर्दा हटाते हुए पार्क शिहुन बोलता है, भाई मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जैसा बंदा किसी को एक आइडल लग सकता है। सच में यार, तेरे भाई की परफॉर्मेंस देखकर पब्लिक चिल्ला रही थी, और मुझे वहाँ के एंकर से रिक्वेस्ट भी आई है, लेकिन सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि तुम मुझे नहीं देख पाए। और हम देखते हैं कि शॉन ये सारी बातें कर रहा होता है ईडन से, जो असलियत में उतनी भी अच्छी कंडीशन में नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसके पेरेंट यानी कि उसके पप्पा जी उसकी ही आंखों के सामने खत्म हो गए, और इस बात का भाई को सदमा लग चुका है। और शॉन भी कहीं ना कहीं इन सारी बातों को जानता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि कैसे न कैसे वो ईडन को ठीक कर दे, क्योंकि ईडन वो इकलौता बंदा है जिसने उसे अपना भाई माना था। और आगे वो ईडन को बताता है कि पिछले कुछ टाइम में जो ये हादसे हुए ना, उस दौरान मुझे अपनी कुछ यादें वापस मिली, और मुझे अपनी शख्सियत के बारे में पता चला, मुझे उन प्रिंसिपल्स के बारे में भी पता चला जो मैंने अपने खुद के लिए बनाए थे। शायद यही वो वजह रही होगी जिसके चलते मैं उनको अभी तक प्रोटेक्ट करता हुआ आया हूँ, क्योंकि वो मेरा परिवार है जैसे कि तुम हो, लेकिन अभी भी मेरी माँ से जुड़ी कुछ यादें कुछ हद तक धुंधली है।
और शॉन के इतना बोलते ही वो देखता है कि उस रूम का दरवाजा किसी ने खोल दिया है और ये होती है मॉर्गन, जो अंदर आते ही शॉन को ऐसे चुप रहने का इशारा देती है, लेकिन शॉन उसे कहता है अबे मैं चुप रह के क्या करूं, अबे जरा सा तो सोचो मैं अपना चेहरा छुपा कर क्यों आई हूँ। यानी कि हम वो एक फेमस आइडल है तो कोई उसको देखकर पापराजी वगैरह यहाँ पर ना घुस जाए, इसकी वजह से उसने ऐसा कहा है। और वो यहाँ पर आकर देखती है ईडन को और उसे देखकर शॉन को कहती है कि ये तो वही है ना जिनके बारे में तुमने मुझसे बात की थी। हाँ ये वही है, मेरा बड़ा भाई ईडन, लेकिन तुम दोनों तो काफी ज्यादा अलग दिखते हो और ये तो तुमसे कहीं ज्यादा हैंडसम है। अबे अकल की अंधी, हम सगे भाई नहीं है, लेकिन तू कहना क्या चाहती है। लेकिन मॉर्गन के कुछ भी कहने से पहले यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये दोनों ईडन को व्हील चेयर पर लेकर थोड़ी सी ताजी हवा खाने निकले हैं और अभी वो दोनों बातें कर रहे होते हैं उस कॉन्सर्ट के बारे में जहाँ पर ये सारा भसड़ हुआ था। और शॉन उससे पूछता है कि क्या हम लोग ये सारी चीजें सेटल करने में कामयाब हुए। तो मॉर्गन उसे बताती है कि हाँ शुरुआत के अंदर चीजें काफी ज्यादा बिगड़ गई थी, लेकिन वक्त रहते अंकल ग्यूटे ने सब कुछ संभाल लिया है। एंड हम देखते हैं मॉर्गन के अंकल को जो अनाउंस कर रहा है अपनी न्यू एक्शन मूवी, और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई ने ऐसा बताया होता है कि जो भी उस रात स्टेडियम के अंदर इवेंट के दौरान हुआ था वो इस मूवी के लिए एक तरह का प्रमोशन था। और मॉर्गन आगे कहती है कि ये बात लोगों ने सच भी मान ली क्योंकि वो धमाकेदार एक्शन देखकर इस मूवी के लिए उनको इन्वेस्टर भी मिल गया। यानी कि इस पूरी चीज को कवर करने के लिए अब हमें मूवी बनानी पड़ेगी और इन्वेस्टर ने ये भी डिमांड रखी है कि इस मूवी के अंदर गैंगस्टर का रोल मेरे अंकल ही करेंगे। और मॉर्गन की इस बात पर शॉन कहता है कि हाँ वो लोग तो वही कर सकते हैं क्योंकि यही तो उनकी स्पेशलिटी है। पर तभी मॉर्गन उसे पलट कर कहती है कि मेरी और मेरे अंकल की दुनिया बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू पार्क जी-हुन। अब शॉन वैसे तो बहुत बड़ा सख्त लौंडा है, लेकिन यहाँ पर वो पिघल गया, लेकिन भाई जैसे तैसे अपने आप को ऐसे संभाल लेता है और आगे चलते हुए मॉर्गन को जवाब देता है कि हाँ ठीक है ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही तुम लोगों को अपने दोस्त और फैमिली का हिस्सा मानता हूँ, इसीलिए मैंने ये किया। और ये बात बोलते बोलते शॉन अचानक से बीच में रुक जाता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है उस हुड वाले बंदे का। एंड वो तुरंत ही मॉर्गन से पूछता है कि क्या तुम्हें उस बंदे के बारे में पता चला जो ऐसे हुड पहनकर वहाँ पर आया था। पर मॉर्गन शॉन की इस बात का जवाब नहीं देती, वो शॉन को बताती है कि हमारी उस मूवी के इन्वेस्टर तुमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। मतलब क्या मुझे, यानी कि इस मूवी के अंदर मुझे भी काम मिलेगा। और अगले सीन में हम देखते हैं अकेले शॉन को जो कहीं पर जा रहा है और चलते चलते अपने बालों को बना रहा है। और हम लोगों को अभी दिखाया जाता है कि मॉर्गन ने उसको उस टाइम पे क्या कहा था। मॉर्गन ने कहा था कि हमारे इन्वेस्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं इसी हॉस्पिटल के टेरेस पर। तो शॉन भाई अभी फुल मूवी का हीरो बनने की फीलिंग लेते हुए वहाँ पर जा रहे होते हैं और वहाँ पहुंचकर शॉन देखता है कि हॉस्पिटल के रूफ पर कोई इन्वेस्टर नहीं बल्कि उसकी मास्टर सोफिया है। और ये नजारा देखकर भाई के सपने वहीं पे टूट जाते हैं। उसको पता चल जाता है कि मॉर्गन ने उसको चूना लगा दिया और यही सोचकर वो वहाँ से निकल रहा होता है। आखिर अब तुम कहाँ पर जा रहे हो छोटे शॉन? अरे मुझे माफ कर देना मास्टर सोफिया, आपने मुझे गलत समझ लिया, मैं सच में हीरो नहीं बन सकता। हाँ मैं ये चीज तुम में देख सकती हूँ और मुझे पता भी है, और मुझे ये भी पता है कि तुम शॉन नहीं बल्कि पार्क जी-हुन हो। और अपना असली नाम अपनी मास्टर के मुंह से सुनकर शॉन वहीं पर शॉक हो जाता है। मैं जानती हूँ कि पिछला कुछ टाइम तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कठिन रहा था मेरे डिसाइपल, तो चलो अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। और मास्टर सोफिया शॉन के कंधे पर हाथ रख के उसे बताती है, मैं चाहती हूँ कि तुम उस बच्चे को अपने ग्रुप बैड चाइल्ड के अंदर रिक्रूट करो। अब यहाँ पर कौन से बच्चे की बात हो रही है ये हमें अभी नहीं पता, प्रोबेबली इसी चैप्टर में आगे पता चलेगा, क्योंकि मास्टर सोफिया के इतना बोलते ही ये सीन यहाँ से कट हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं एक अनजान आइलैंड के मैप को जिस पर एक लोकेशन मार्क की गई है और बैकग्राउंड में रेचल बोलती है, हमने फाइनली हमारे डायरेक्टर डैडी की लोकेशन को ढूंढ लिया। और रेचल के साथ यहाँ पर मैरी और यूजिन भी होते हैं और मैरी अभी रेचल से सवाल कर रही होती है कि हाँ एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स तो मिल गए हैं, लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे हुआ। और रेचल को याद आता है वो फ्लैशबैक जिसमें उस बुड्ढे ने हंसते हुए ये कोऑर्डिनेट्स एक एनवेलप में पैक करके रेचल को दिए थे। अभी वक्त नहीं है मैरी, मैं सारी चीजें तुम लोगों को बताऊंगी, लेकिन बाद में। इस एनवेलप के अंदर उस बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट और उसके अंदर रह गए लोगों की जानकारी भी है और हमारे पास वक्त की
काफी ज्यादा कमी है, हमें ये जल्दी करना होगा। तो चलो मैरी, अपना प्लान जल्दी से शुरू करो। हमें अपने डायरेक्टर डैडी को स्कैरियोट के चंगुल से रेस्क्यू करना है, जितना हो सके उतना जल्दी। और रैचल के इतना बोलते ही सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और शॉन स्ट्रीट पे चलता हुआ कहीं पे जा रहा है और उसके दिमाग में अभी भी वही सारी बातें चल रही है जो उसको मास्टर सोफिया ने कही थी कि उसको एक लड़के को अपने क्रू के अंदर रिक्रूट करना है। और उस टाइम पर शॉन ने मास्टर सोफिया से पूछा भी होता है कि आखिर अचानक से एक लड़के को हमारे क्रू में, लेकिन किस लिए? देखकर लगता है कि तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो, तो अब मुझे तुमको और भी चीजें समझानी होगी। लेकिन मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती छोटे शॉन, क्योंकि ये तुम्हारी जनरेशन की लड़ाई नहीं है। मास्टर, आप सच में क्या बोल रही है? मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। आखिर आप कौन सी जनरेशन की बात कर रहे हो? मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि अपने क्रू बैड चाइल्ड को और ज्यादा बड़ा करो, और उसके लिए पार्क शिहोन, तुम्हें उस लड़के की जरूरत है। तुम उस पुरानी जगह पर जाओ जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। और सीन यहाँ से शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और शॉन अभी पूरा का पूरा टायर्ड हो चुका है, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है, लेकिन फिर भी वो यही सोच रहा है कि आखिर मास्टर सोफिया ने जो भी बात मेरे को कही उसका मतलब क्या है। पर तभी वो नोटिस करता है कि वो यूनहो स्नैक शॉप के बाहर आ चुका है और उसकी पार्क शिहोन वाली जर्नी यहीं से तो शुरू हुई थी। लेकिन हंसते हुए यूनहो को देखकर उसे वो सारी चीजें याद आती है कि उसकी खुशहाल जिंदगी में मैंने अपनी टांग घुसेड़ के उन लोगों को बर्बाद कर दिया। और जिस रात के दौरान स्कूल के अंदर भसड़ चली थी ना, तब भी यूनहो ने शॉन को कहा था कि तू बाद में मुझे मिलकर सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करना कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन तब से लेकर अब तक अच्छा खासा टाइम बीत चुका है और शॉन का गिल्ट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो उनसे नजरें मिला पाना ही नहीं चाहता। और इसी के चलते वो साइड में पड़ने वाली गली से होता हुआ निकल लेता है। पर तभी उसके दिमाग में कंटिन्यूसली वही ख्याल आ रहे होते हैं कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मुझे उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि वही तो मेरी फैमिली है। मुझे उनके सारे सवालों का जवाब देना चाहिए और तब जाकर ही मैं उनको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सारी चीज सोचते हुए शॉन वापस से यूनहो स्नैक शॉप के सामने आ चुका है। मतलब भाई ने अपना मन बना लिया है कि वो यूनहो से माफी मांगेगा। और तभी यूनहो शॉन को नोटिस भी कर लेता है और पार्क शिहोन के मुंह से सॉरी का वर्ड निकलते ही हम देखते हैं एक हाथ को तेजी से उसके मुंह की तरफ आते हुए। और उसके तुरंत बाद एक आवाज के चलते यूनहो की मॉम देखती है कि यूनहो जिस जगह पर ये बक्सा लेकर खड़ा था वहाँ पर वो है ही नहीं। और यहाँ से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अलेक्जेंडर सोफिया को, जो आसमान को देखकर किसी को याद करते हुए बोलती है, ऐसे कई लोग हैं जो इस दुनिया की रक्षा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तुम लोग हो जिसने इस चीज की शुरुआत की। और वो कौन लोग हैं? हमें उनकी शैडो फिगर दिखाई जाती है। और जो लोग लुकिज्म की मानवा के बारे में जानते हैं उन लोगों को असलियत पता चल गई होगी कि आखिर ये लोग कौन हैं। वेल, ये लोग हैं लुकिज्म की अलाइड गैंग और इस गैंग का लीडर डैनियल पार्क मास्टर सोफिया का स्टूडेंट रह चुका है। यहाँ तक कि इस टीम के अंदर जेहोंग नाम का भी एक बंदा है। अलेक्जेंडर सोफिया उसको भी ट्रेनिंग दे चुकी है। और सोफिया ने शॉन को अभी अपना क्रू बड़ा करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि ये अलाइड वाले फ्यूचर के अंदर जिस बड़ी वॉर को लड़ने वाले हैं उसमें उनका साथ गैंगबक का शोन किम और उसकी गैंग और शॉन का बैड चाइल्ड वाला क्रू भी साथ देगा। और इन्हीं लोगों को याद करते हुए मास्टर सोफिया आगे कहती है, बेशक इससे पहले कि तुम सारे लोग इकट्ठा हो, ऐसी कुछ बातें हैं जिनके बारे में तुम दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए। ये तुम्हारे आगे बढ़ने का ही एक हिस्सा है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शॉन के ऊपर खतरनाक सी लात पड़ी होती है और ये खतरनाक किक करने वाला यूनहो होता है। और इससे पहले शॉन कुछ आगे सोचता, वो देखता है कि यूनहो ने अभी टाइकोंडो का वही पोज लिया है जो उस हुडी वाले बंदे ने लिया था। और अपने इस अटैक को तैयार करते हुए यूनहो शॉन को कहता है, तेरे अंदर जमीर नाम की चीज बची भी है, आखिर क्या मुंह लेकर मेरे और मेरे परिवार के पास आया है। और ये चीज बोलते हुए यूनहो ने शॉन पर एक और किक मार दी होती है और शॉन बेचारा उड़ते हुए पीछे जाके गिरता है। एंड फाइनली उसे यहाँ पर ये रियलाइज होता है कि उसकी मास्टर सोफिया ने असलियत में यूनहो को ही उसके क्रू में रिक्रूट करने के लिए कहा था। और शॉन इसके बारे में यूनहो से कहता भी है, लेकिन यूनहो उसे गुस्से में रिप्लाई देता है, तेरा साथ और वो भी मैं कतई नहीं। अगर ये लेडी सोफिया का ऑर्डर भी है तब भी मैं तेरी साइड कभी नहीं लूंगा। भाड़ में जा पार्क शिहोन। और यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है एक अबैंडन्ड आइलैंड पर और शायद से ये वही आइलैंड है जिसका मैप अभी हमने रेचल के पास देखा था। और इसी आइलैंड के कैद खाने के अंदर हम देखते हैं डेड मेंशन के डायरेक्टर डैडी को। और डैडी देखते हैं कि उनके सेल के बाहर एक बंदा आया है। बच्चों के दिमाग पे कंट्रोल करना और फिर उनको वेपन्स की तरह बेचना, तेरा आइडिया तो काफी कमाल
कमाल का था शुगर दद्दू, लेकिन मेरे लिए तूने ये अदला बदली क्यों की यार? क्या तुम सच में पहले से जानते थे कि उन बच्चों के अंदर शुरुआत से ये क्षमताएं हैं, बस उनको जगाने की जरूरत है? नॉल मेरे बच्चे, आखिरकार तुमने अपने बाप को पहचान लिया। अबे बकवास बनकर बुड्ढे, तेरे से अच्छा रास्ता मेरे पास है उन बच्चों को अच्छे तरीके से यूज करने का। ये बात तो तू भी अच्छे तरीके से जानता है कि असलियत में वो बच्चे बदल कर आखिरकार क्या बन सकते हैं, लेकिन सच कहूँ तो वो बदलाव से तेरी फट रही थी, इसीलिए तो तूने उनको कंट्रोल किया है ना? और इसी के चलते शुगर दद्दू, आपकी ये टैटू वाली तशरीफ मेरी कैद में थोड़ी सी मंद पड़ गई है। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम उन बच्चों को बचाने वाले मसीहा हो? अबे नहीं बुड्ढे, मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ, मैं तो बस तेरे आइडिया की तारीफ कर रहा था। तू बस वहाँ पर बैठा रहे और देखता जा कि मैं उन बच्चों के साथ वो सारी चीजें कैसे बदलता हूँ। और नॉल के इतना बोलते ही सीन यहाँ से वापस से शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं छोटे अली जेंग को अपने कबाड़ खाने में, और वो भी ऐसे ही सोते हुए अपने बिग डैडी ऑली वैंग का हेयर बैंड देख रहा होता है। और तभी वो नोटिस करता है कि कोई पीले बाल वाला बंदा उसके काफी करीब आ चुका है और उसे कहता है, हाय अली, काफी वक्त हो गया जब से हम पहले मिले थे। और ये बंदा होता है हॉस्टल गैंग का बिग डैडी, यानी कि असली वाला एली जेंग, जो अभी इस छोटे एली से मिलने आया है। और ये बड़ा वाला एली जेंग मास्टर सोफिया के वो जो पुराने डिसाइपल थे ना, ये उनका दोस्त है। और छोटे एली जेंग की स्टोरी के क्लोजर के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है और आखिर में ऑथर के थ्रू हमें बताया जाता है कि ये था डेड मैंशन की कहानी का सीजन 1, यानी कि होपफुली फ्यूचर में और भी सीजन्स आएंगे, क्योंकि काफी सारे प्लॉट यहाँ पर ओपन रह गए हैं, जैसे कि शॉन के पास्ट की असलियत, नॉल का असली प्लान, यूनहो का ताकतवर निकलना और लेडी सोफिया के साथ उसका कनेक्शन। यानी कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि हमें इसी चैप्टर के मिड में ये कंफर्मेशन मिल चुका है कि डेड मैंशन के ये कैरेक्टर लुकिज्म के फ्यूचर चैप्टर्स में भी अपीयर हो सकते हैं। और रही बात सोफिया अलेक्जेंडर की, तो वो तो लुकिज्म में आती जाती रहती है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच आप सभी का कि आप लोगों ने इस मानवा को इतना प्यार दिया और उसी की बदौलत मैं इसे पूरा कर पाया। ये इकलौती पहली ऐसी मानवा है जिसको मैंने अपने YouTube के जीवन काल में पूरा किया है। और हाँ, इससे जुड़े थियरी वीडियोस आपको आने वाले टाइम में मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं उन अगली वीडियोस में।